अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जनाब। अब हम थोड़ा मज़ीद आगे चल रहे हैं और आज हम एक ही सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों शामिल करने वाले हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता जा रहा है, अब वक्त के साथ साथ हम भी थोड़े माहिर होते जा रहे हैं। तो जनाब आली माहरीन के साथ शुरू करते हैं। ये जनाब जो तीनों सर्किट कंपोनेंट हमारे पास होंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, RLC, जनाब ये हम पहले सीरीज में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे, फिर इनका एनालिसिस करेंगे। तो जनाब आज हम शुरू करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन RLC सीरीज सर्किट, और इसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसी वजह से कहा जाता है जो आप समझ गए होंगे, रेजोनेंस की वजह से। ये वही रेजोनेंस है जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में हुआ करती थी। अब ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगी। वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिकल भी डिस्कस की, मैकेनिकल भी डिस्कस की, डेफिनेशन वही है, रीजन वही है। चलें जब कार्रवाई शुरू करते हैं तो जनाब आली हम अब क्या करेंगे, AC सप्लाई तो दे दी गई है, तो सर्किट के ओवरऑल वोल्टेज और करंट में रिलेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल तो हमें फिलहाल कम से कम पता नहीं है, तो क्या करेंगे जी, हम कंपोनेंट वाइज ड्रा करेंगे I और L को, करंट और वोल्टेज को, उसके बाद फिर उनको इकट्ठा करेंगे। और पहले की तरह जैसे हमने RC और RL सर्किट में काम किया था, बिल्कुल वैसे ही जनाब आली हम कॉमन कंपोनेंट को रेफरेंस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। कॉमन कंपोनेंट को एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो देखें जनाब इनमें से कॉमन क्या है, सीरीज है, तो सीरीज में जनाब करंट कॉमन होता है। लो जी करंट आ गया है, यहां पे करते हैं जी, करंट आ गया जनाब एक्स एक्सिस पे। ये आ गया जनाब टोटल करंट, टोटल करंट भी वही है, रेजिस्टिव करंट भी वही है, इंडक्टिव करंट भी वही है, कैपेसिटिव करंट भी वही है। तो ये चार अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, चार फेजर ये एक ही है। तो ये एक इन चारों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही बात है। चलो जी ये चार तो हमने फेजर ड्रा कर लिए जी। अब कंपोनेंट वाइज देखते हैं जनाब, रजिस्टर में ड्रा करते हैं बारी बारी, रेजिस्टिव वोल्टेज और रेजिस्टिव करंट। रेजिस्टिव करंट एक्स एक्सिस पे है, रेजिस्टिव वोल्टेज भी एक्स एक्सिस पे होंगे, तो VR भी यहीं पे है कहीं पे, लेंथ में थोड़ा बहुत घाटा वाधा थू था। उसके बाद जनाब वाली इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करते हैं और करंट लैग करता है, तो इंडक्टिव वोल्टेज लीड करेंगे। इंडक्टिव करंट एक्स एक्सिस पे है, तो इंडक्टिव वोल्टेज कहां पे होंगे, यहां पे होंगे जनाब। ओ ये तो सॉरी VL लिखना था, इसको गुस्ताखी माफ। लो जी ये आ गए, इंडक्टिव वोल्टेज लीड कर रहे हैं, इंडक्टिव करंट लैग कर रहा है, ये भी ड्रा हो गए। लो जनाब अब कैपेसिटर रह गया है, तो जनाब आली कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं, तो कैपेसिटिव करंट एक्स एक्सिस पे है, कैपेसिटिव वोल्टेज लैग करेंगे। ये आ गया जनाब आली VC। लो जनाब ये डायग्राम बन गई है, VL, VC और VR ये वोल्टेजेस हो गए हैं। इन तीनों का वेक्टर सम लेंगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आ जाएंगे। करंट तो जनाब टोटल करंट तो ये पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो जनाब हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे इसको। हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका बिहेवियर क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर क्या होगा, और विचकार्ली सी मतलब दरमियानी सी मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे इसका बिहेवियर क्या होगा। तो जनाब पहले से मैं एक दफा फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि रेजिस्टिव वोल्टेज चेंज नहीं होते AC की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, लेकिन कैपेसिटिव वोल्टेज VC इज इक्वल टू IXC, कैपेसिटिव वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जनाब XC किसके बराबर होता है, 1/ωc, तो I/ωc यानी कि I/2πfc। तो देखें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव वोल्टेज कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। ऐसे ही VL इज इक्वल टू IXL, सॉरी IXL, यानी IXL की जगह पे आएगा ωL, यानी I/2πfl। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जनाब आली चलें इसको मैं ज़रा थोड़ा IR
आई एल और आई सी ऐसे करके ज़रा जगह बच जाएगी। लो जी, तो जनाब एट हाई फ्रीक्वेंसी, जनाब हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आइए देखते हैं जी रिस्पॉन्स इसका कैसा होगा। और चलें वो बाद में देख लेते हैं, एक और बात मुझे याद आई थी, बाद में देख लेते हैं। तो जनाब आली हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर में है जनाब, बटे के नीचे है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी, वी सी की वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए जी वी आर तो रहेगा उतने का उतना ही, करंट भी, टोटल करंट भी एक्स एक्स पे है, और जनाब हाई फ्रीक्वेंसी पे वी सी की वैल्यू कम हो जाएगी, वी सी नीचे को है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी वी सी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। और हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल ज़्यादा होगा, वी एल ज़्यादा होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वी एल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। लो जनाब आली ए, चले ये रेड से ही लिखते हैं हम, जरा सिमेट्री रहेगी। लो जी, ये जनाब हाई फ्रीक्वेंसी पे डायग्राम ऐसी बनेगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे टोटल वोल्टेज कैसे होंगे, आप देखिए वी आर तो एक्स एक्स पे है और वाई एक्स पे ये दो कंपोनेंट है, दो वेक्टर हैं वी एल और वी सी। ये वी सी थोड़ा सा वी एल को कैंसिल करेगा, ज्यादातर वैल्यू बच जाएगी और टोटल वोल्टेज जनाब ये होंगे ऐसे करके। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज लीड करेंगे, करंट लैग करेगा। एट हाई फ्रीक्वेंसी ये आर एल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी इंडक्टर का रोल ज्यादा होता जाएगा, कैपेसिटर का रोल कम होता जाएगा। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ये नियरली इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहां पे अब ये आर एल सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जनाब आली ये देखिएगा जरा, पहले की तरह जैसे हमने आर एल और आर सी सर्किट में किया था, कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दिया था। तो V इज इक्वल टू आई आर, लेट मी ड्रा हेयर, वी आर इज इक्वल टू आई आर और वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी और वी एल इज इक्वल टू क्या होगा जी, आई एक्स एल। आई कॉमन कंपोनेंट आप इससे डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया जनाब एक्स एल, ये बन गया और एक्स सी ये बन गया। और जनाब आली अब इम्पेडेंस क्या होगी, इम्पेडेंस होगी जनाब वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑल द रिएक्टेंसेस। ये इसको थोड़ा सा कैंसिल करेगा, लेकिन ज्यादातर एक्सएल का हिस्सा होगा, ये बनेगा जनाब जी। तो आपने यहां से अगर इम्पेडेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, ज्यादा जोश में नहीं आना, जरूरत से ज्यादा जोश में नहीं आना, मतलब ये नहीं करना कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट, नहीं, वो तब आना है अगर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट हो। यहाँ पे कंपोनेंट 3 है लेकिन एक एक्स है और वाई कंपोनेंट 2 है, तो रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, ऐसे करके बन जाएगा ये। आप चाहें तो एक्स सी माइनस एक्स एल लिख दें, उसमें भी टेक्निकली कोई हर्ज नहीं है। तो ये आ गया जनाब ए, ऐसे करके। लो जी मोअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, वहां पे जहां पे आपने इम्पेडेंस की डेफिनेशन लिखी थी उसके साथ ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। वेरी प्रीवियस वीडियो में जब हम आर एल और आर सी सर्किट को डिस्कस कर रहे थे उसमें एक्सएल आ रहा था या एक्स सी आ रहा था, अगर इनमें से एक है दूसरा खत्म हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। ये ज्यादा कंप्रीहेंसिव इक्वेशन है इम्पेडेंस के लिए। अगर तीनों कंपोनेंट हो, रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, सारे तीनों हो, तो फिर ऐसा लिखा जाएगा, ये वाई कंपोनेंट ही है, ये दोनों मिलके वाई कंपोनेंट बना रहे हैं, रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट ये होगा। ये इंपेडेंस के लिए इक्वेशन आ गई। ऐसे ही वोल्टेज के लिए आपने लिखना हो तो V इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर अंडर रूट, फिर ऐसे करके आएगा। तो जनाब इम्पेडेंस लीड करती है रेजिस्टेंस को बाय एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। तो जब ये डायग्राम बन जाएगी तो इनमें से किसी के दरमियान भी एंगल आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 180 आउट ऑफ फेज है, इसी तरह से इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज 180 आउट ऑफ फेज है। वोल्टेज आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी एक दूसरे के बिल्कुल
अपोजिट है। तो जनाब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर आ गया, और हाई फ्रीक्वेंसी पे बिहेवियर कैसा है जनाब, RL सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी इंडक्टर का रोल ज़्यादा होता जाएगा, कैपेसिटर का रोल कम होता जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे, रेजिस्टिव वोल्टेज जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लो जनाब आली, अब हम चलते हैं लो फ्रीक्वेंसी की तरफ। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? लो जनाब, लो फ्रीक्वेंसी पे देखिए, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी, XC ज्यादा होगा, VC ज्यादा होगा, F कम होगा, XL कम होगा, VL कम होगा। लो फ्रीक्वेंसी पे VC की वैल्यू ज्यादा होगी। लो जनाब, रेजिस्टिव वोल्टेज तो वही रहेंगे, टोटल करंट ये है, और जनाब लो फ्रीक्वेंसी पे VC की वैल्यू ज्यादा होगी और VL की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप देखिए अब रिजल्टेंट वोल्टेज कौन से होंगे, ये इंडक्टिव वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज को थोड़ा सा कैंसिल करेगा, ज्यादा रोल कैपेसिटिव वोल्टेज का रहेगा। ये आ गया जी टोटल वोल्टेज। बिल्कुल ऐसे ही जनाब आली इंपेडेंस डायग्राम क्या बनेगी, R आ गया और ये आ जाएगा जनाब XL, और नीचे को आ जाएगा जनाब आली XC। इक्वेशन इंपेडेंस की यही रहेगी, टोटल वोल्टेज के लिए इक्वेशन यही रहेगी, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये RC के तौर पे काम कर रहा है। ये आ गई जनाब आली इंपेडेंस। जैसे जैसे जितनी आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे कैपेसिटेंस का रोल ज्यादा होता जाएगा और इंडक्टेंस का रोल कम होता जाएगा। तो जनाब लो फ्रीक्वेंसी पे ये RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये RL सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखें कि RLC सीरीज सर्किट का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे आप AC की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। AC की वैसे RMS या पीक वैल्यू चेंज करने से ये फर्क नहीं आएगा। ये जो RC की तरह या RL की तरह है, वो अगर आप ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, फेजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, फेज शिफ्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब आली एट दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी, वो जो एट दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी है, मैं अभी हेडिंग रेज कर रहा हूँ, जरा जगह बन जाएगी लिखने के लिए। एट दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी, वो दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है जनाब, एट मॉडरेट फ्रीक्वेंसी, और इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। क्यों कहेंगे अभी देखिएगा जरा जनाब, हमारे साथ रहिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोरिया बिस्तर उठा के आ जाएंगे, सर आपने कहा था आपके साथ रहना है। मेरा मतलब ये है कि बस हमारे चैनल पे रहिएगा। अच्छा जी, तो जनाब दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का रोल ज्यादा है, कैपेसिटर का रोल कम है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती गई VL कम होता गया, VC ज्यादा होता गया। वो हमने एक एक्सट्रीम के बाद दूसरी एक्सट्रीम यहाँ पे दिखाई है। दरमियानी सूरत हाल में जब ये एक कम होगा और दूसरा ज्यादा हो रहा होगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएंगे, और डायरेक्शन में अपोजिट तो है ही। तब क्या होगा, तब रिजल्टेंट वोल्टेज कौन से होंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओनली रंग ही चेंज हो गया, सॉरी। तो ओनली इस वक्त जनाब ओनली रेजिस्टिव वोल्टेज बचेंगे, टोटल करंट तो ऐसे ही है। तो जनाब तो दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी पर टोटल वोल्टेज रेजिस्टिव वोल्टेज ही होंगे, इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज इक्वल और अपोजिट होंगे, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होंगे। अब टोटल वोल्टेज रेजिस्टिव होंगे और I और V के दरमियान एंगल कितना होगा जी, 0 होगा, और cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी के पावर फैक्टर कितना होगा जी, 1 होगा। इस दरमियानी सी फ्रीक्वेंसी पे, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे काम करते हुए RLC सीरीज सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एंगल 0 हो जाएगा, और जनाब इस वक्त ये अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्यों, क्योंकि अब रेजोनेंस का अमल होगा
इंडक्टर और कैपेसिटर का रोल एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। अब टोटल इंपेडेंस कितनी होगी, XL और XC न्यूमेरिकली इक्वल हैं, ये कट जाएंगे। इंपेडेंस विल बी ओनली रेजिस्टिव, इंपेडेंस विल बी ओनली रेजिस्टिव। तो जरा देखिए 1 मिनट के लिए, पहले तो ये रेजिस्टेंस ही है ओनली। पहले तो आप इन सब में से ये देखेंगे कौन सी सिचुएशन में इंपेडेंस कम से कम होगी, अपोजिशन कम होगी। यहां देखिएगा इंपेडेंस में R और XL मिलके इंपेडेंस कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, XC का रोल खत्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलके इंपेडेंस बना रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलके इंपेडेंस बना रहे हैं। इस मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे ओनली रेजिस्टेंस ही इंपेडेंस बना रही है। तो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस इज रेजिस्टिव, impedance is resistive and minimum, इंपेडेंस रेजिस्टेंस होगी और मिनिमम होगी। जब इंपेडेंस मिनिमम है मतलब ओवरऑल टोटल अपोजिशन मिनिमम है, तो टोटल करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टोटल करंट I इज मैक्सिमम एट दिस मॉडरेट फ्रीक्वेंसी। तो जनाब इसमें हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ग्राफ बनाते हैं जनाब, करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। इस मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे RLC सीरीज सर्किट में मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो या कम फ्रीक्वेंसी हो करंट मिनिमम होगा, कम होगा। तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बाकी कोई भी और फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं जनाब आली? अब होगा ये कि ये आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये अरेंज करने लगा हूं। हाँ जी, तो जनाब ऐसा है कि इस मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे काम करते हुए क्या होगा जी, VL और VC इक्वल और अपोजिट होंगे, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रहेंगे इक्वल और अपोजिट ही, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंडक्टिव वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गए, कैपेसिटिव वोल्टेज ओरिजिनल से कई गुना ज़्यादा हो गए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल वोल्टेज रेजिस्टिव ही हैं। ये ओरिजिनल सवाल ये है कि ये ओरिजिनल से ज़्यादा क्यों हो गए? इसलिए कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रही है। ये जनाब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, याद कीजिए फर्स्ट ईयर में 7th चैप्टर में रेजोनेंस हमने पढ़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि रेजोनेंस पर ऑपरेट करते हुए, एक खास फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हुए इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज ओरिजिनल वोल्टेज से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? आप जवाब में लिखेंगे जनाब ये रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से है। अब रेजोनेंस के पे क्या होता है, जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने वाले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है। वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब है एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, RMS वैल्यू ज्यादा हो गई, पीक वैल्यू ज्यादा हो गई। ये कब? जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है, फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया हुआ, जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है मेरे पास, हमने डिस्कस किया हुआ है क्या कि रेजोनेंस पे आखिर क्या ऐसा होता है जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, अप्लाइड फोर्स की और वाइब्रेट करने वाले की फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, तब ऐसा क्या होता है? क्या होता है तब ऐसा आखिर के ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, तब अप्लाइड फोर्स और वाइब्रेट करने वाला सिस्टम इन फेज हो जाते हैं। जब इन फेज हो जाते हैं तो ज़्यादातर एनर्जी एम्पलीट्यूड में इजाफा करने में खर्च हो जाती है, एनर्जी के लॉसेज मिनिमम होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे भी यही होगा। इस सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसे हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा। जब एसी की फ्रीक्वेंसी, इसी एसी की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा हो रही हैं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तब रेजोनेंस होगी।
एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगी। जब एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, ये उसमें ज़्यादा होगा जो फ्रीक्वेंसी से मुतासर होता है, और वो इंडक्टर और कैपेसिटर है, रजिस्टर मुतासर नहीं होता फ्रीक्वेंसी से, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेजोनेंस की वजह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होने की वजह से VL और VC ओरिजिनल से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सर्किट के वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतने ही हैं। ठीक हो गया जी। तो रेजोनेंस पर ऑपरेट करते हुए क्या होगा, VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा, यानी IXL इज इक्वल टू IXC, I से I कट गया, XL इज इक्वल टू XC, मतलब कि जी ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो जनाब आली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओके जनाब आली, तो जनाब ये क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट, तो जनाब ओमेगा क्या है 2πf इज इक्वल टू 1/LC अंडर रूट, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πLC अंडर रूट। ये जनाब आली फार्मूला है, ये हमने डेरिवेशन की है, ये फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्ट, कि जब VL और VC न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तब। इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, एट रेजोनेंस है। तो ये है जनाब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये इंडक्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, कोई L और C ही डिसाइड करेंगे कि रिएक्टेंस कितनी कितनी है, और साथ में फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। तो जनाब फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी किसी भी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसे मालूम की जा सकती है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हुए VL और VC इक्वल और अपोजिट होंगे। तो समरी सुन लीजिए, पॉइंट सुन लीजिए, क्या है जनाब आली के RLC सीरीज सर्किट जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा तो तब इसकी इम्पेडेंस रेजिस्टिव होगी, इम्पेडेंस रेजिस्टिव होगी और मिनिमम होगी। तो करंट क्या होगा ओवरऑल, फिर इम्पेडेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा। ये जो आपके पास डायग्राम है, ये वाली जो है, ये कहलाती है जनाब इम्पेडेंस डायग्राम। तो मैं इसे इम्पेडेंस के हवाले से भी ड्रा कर देता हूं। अब यहाँ पे ये हमने पहले जनरली ही बनाई थी, आपने इतनी ही बना देना है, वो जब रेजोनेंस का इफेक्ट बताना है तब जरा इनकी टांगें लंबी कर देनी है। तो जनाब आली x एक्स पे है R और पॉजिटिव y एक्स पे होगा जनाब XL और नेगेटिव y एक्स पे होगा जी XC। इसे कहते हैं जनाब इम्पेडेंस डायग्राम। ये इम्पेडेंस डायग्राम हाई फ्रीक्वेंसी पे, ये वाली ये लो फ्रीक्वेंसी पे और ये मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे। तो अगले टॉपिक में जब पैरेलल सर्किट होगा तब ये इम्पेडेंस के अपोजिट बनेगा, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सारी बातें आज ही नहीं करनी, तब तक ठंडा हो जाता है बंदा। तो जनाब इम्पेडेंस रेजिस्टिव है और मिनिमम है रेजोनेंस पे ऑपरेट करते हुए, और रेजोनेंस पे ऑपरेट करते हुए इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज इक्वल और अपोजिट होंगे, लेकिन ओरिजिनल वोल्टेज से कहीं ज़्यादा होंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो जनाब हमने ये समरी आपकी बुक में पेज नंबर 125 पे लिखी हुए हैं जनाब कुछ पॉइंट्स, ये भी आपने देख लेने हैं। फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। आपने जब टॉपिक लिखना है तो ये आमतौर पे जब क्वेश्चन आता है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन, तो RLC सीरीज और पैरेलल सर्किट दोनों इकट्ठे ही आते हैं। बुक में इतनी डिटेल से नहीं दिया गया, लेकिन हमने ये काफ़ी डिटेल से किया है। और ऑनवर्ड भी जब पैरेलल LC सर्किट को डिस्कस करेंगे तब भी हम इंशाल्लाह इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा ही डिस्कस करेंगे। और ये भी आप ध्यान में रहे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करता है, लो पे कैसे करता है, जब ये सीरीज सर्किट है, और जब पैरेलल सर्किट है तब कैसे बिहेव करेगा, ये देखिएगा अगली आने वाली किस्त में। तब तक के लिए जनाब इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।